Hey everyone, welcome to Krishi Valley YouTube channel. Here in this video, I will discuss chapter 16 from the book Fundamental of Agriculture, Arun Kathan Volume 1. Chapter 16, that is Soil and its Physical Properties, and it is part 2 of this video. In the earlier part, we have already covered about what is soil, how soil is formed, and we have already studied the two important approaches to study the soil, that is pedology and edaphology. After that, we have discussed what different terms like what is regolith, what is soil profile, and different origins of the soils. So this much we have already studied in the part 1, and now in this part 2 we will start from the important physical properties of the soil. So let us start it. Now we start this part with important physical properties of the soil. Soil की जो important physical properties होती हैं वो क्या होती हैं? The physical properties of soil, example water holding capacity, permeability of water, aeration, plasticity and nutrient सप्लाइंग एबिलिटी, ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ मैंने भी डिस्कस बोली हैं ये सभी सब इम्पॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं सॉइल की. और सॉइल की यानी मिट्टी की जो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो किस पे निर्भर करती हैं? वो डिपेंड करती हैं कि सॉइल पार्टिकल्स का साइज़ क्या है, प्रोपोर्शन कितना है, वो किस हिसाब से अरेंज हैं. इन सारी चीज़ों पे सॉइल की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो है डिपेंड करती है. तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी सॉइल की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको डिस्कस करना. तो पहला सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है, या कह सकते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी जो है सॉइल की, वो है सॉइल टेक्सचर. दिस इज़ द फर्स्ट वन. तो शुरुआत करते हैं सॉइल टेक्सचर के साथ. सबसे पहले समझते हैं सॉइल टेक्सचर होता क्या है. तो जो सॉइल होती है उसमें 3 पार्ट्स बहुत मेन हैं, दैट इज सैंड, सिल्ट, क्ले. याद रखना, सैंड, सिल्ट, क्ले. मिट्टी जो होती है उसमें कितना सैंड, सिल्ट, क्ले पाया जाता है वही होता है उसका टेक्सचर. मीन्स इट कंसर्न विद द साइज ऑफ मिनरल पार्टिकल्स, मीन्स रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट, क्ले. तो यही इसकी डेफिनेशन है. अगर आपसे पूछता है सॉइल टेक्सचर की डेफिनेशन क्या है, तो सॉइल टेक्सचर मीन्स द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले. मिट्टी में सैंड, सिल्ट, क्ले की मात्रा कितनी रहती है वही उसका टेक्सचर डिसाइड करता है. ठीक है. द साइज ऑफ पार्टिकल्स इन मिनरल सॉइल्स इज़ नॉट सब्जेक्टेड टू रेडी टू चेंज. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो सॉइल का टेक्सचर है वो ईजिली चेंज नहीं होता. फॉर एग्जांपल हम सॉइल में कल्टीवेशन से पहले उसमें टिलेज ऑपरेशंस करते हैं, बहुत डिफरेंट ऑपरेशंस हम सॉइल के ऊपर करते रहते हैं. तो होता क्या है, सॉइल का टेक्सचर कभी भी चेंज नहीं होता. रिमेंबर दिस, 2 चीज़ होती हैं, एक होता है सॉइल टेक्सचर, एक होता है सॉइल स्ट्रक्चर, जो भी हम आगे डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आता है. तो अभी हम सॉइल टेक्सचर की डिस्कस कर रहे हैं. तो वहाँ पे आप ध्यान रखना कि सैंड, सिल्ट, क्ले का रिलेटिव प्रोपोर्शन मिट्टी में कितना पाया जाता है वो होता है सॉइल टेक्सचर, और ये कभी भी चेंज नहीं होता. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक परमानेंट फीचर है सॉइल का. दैट इज़ व्हाई इट इज रिफर्ड एज बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल. Then mechanical analysis of soil separate, that is the percentage of sand, silt, clay is done by hydrometric method. ये एक मेथड है, हाइड्रोमेट्रिक मेथड होता है सॉइल में कितना सैंड, सिल्ट, क्ले है उसको निकालने के लिए होता है हाइड्रोमेट्रिक मेथड. आफ्टर दैट यहाँ पे आपको पढ़ना है कुछ कोर्स, फ्रेगमेंट्स एंड फाइन अर्थ के पार्टिकल साइज के बारे में. तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट हैं वो देख लेते हैं. वैसे ये जो है ये वाला इम्पॉर्टेंट नहीं है इतना, लेकिन जो बगल में आप देख रहे हैं ना, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल पार्टिकल्स इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग, ये इंपॉर्टेंट है. तो जो इंटरनेशनल सिस्टम वाला है वो हमको वही याद रखना है, बाकी इससे पीछे जो होता है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. तो यहाँ पे देखते हैं जो हमारे इंपॉर्टेंट सॉइल पार्टिकल्स में क्या क्या चीज़ आती हैं. सबसे पहले आते हैं हमारे स्टोन. स्टोन का जो साइज़ होता है वो 20 मिलीमीटर डायमीटर से भी ज़्यादा होता है, यानी बड़े साइज़ में होते हैं स्टोन्स. आफ्टर दैट ग्रेवल्स, जो इनका ग्रेवल का साइज़ वो थोड़ा छोटा होता है, 2 to 20 मिलीमीटर डायमीटर. और जो फाइन अर्थ होती है उसका साइज़ होता है लेस देन 2. ये तीनों आपको याद रखने हैं. इसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं वो ये हैं, दीज आर कंसिडर्ड एज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. सैंड का कितना है, सैंड भी 2 तरह की है, कोर्स सैंड है या फाइन सैंड है. कोर्स सैंड है तो उसका साइज़ होगा 0.2 to 2 मिलीमीटर. फाइन सैंड्स का, जो फाइन सैंड है उसका साइज़ होगा 0.02 से 0.2 मिलीमीटर. सिल्ट का साइज़ होता है 0.002 to 0.02 मिलीमीटर. और क्ले का जो साइज़ है वो सबसे छोटा होता है, और ये बहुत ही बार क्वेश्चंस में भी पूछा जाता है क्ले का साइज़. रिमेंबर दिस, दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट.
क्ले सबसे फाइन पार्टिकल्स होता है, इसका जो साइज है वो 0.002 से भी कम होता है, लेस देन 0.002. सो दीज ऑल size of the soil particles are very important. After that, यहाँ पे हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है ऊपर कि जो सिल्ट पार्टिकल्स होते हैं वो जो होते हैं किस में रिच होते हैं. सिल्ट पार्टिकल्स जो होते हैं दे आर मेनली रिच इन क्वार्ट्ज एंड फेल्डस्पर. ये क्वार्ट्ज और फेल्डस्पर बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल होते हैं, जो कि हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा था कि क्वार्ट्ज और फेल्डस्पर क्या होता है. तो ये क्वार्ट्ज और फेल्डस्पर होते हैं सिल्ट की जो सॉइल होती है उसमें पाए जाते हैं. बोथ सैंड एंड सिल्ट पार्टिकल्स आर अप्रोक्सीमेटली स्फेरिकल एंड क्यूबिकल इन शेप. तो इनका शेप अभी हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में कि सॉइल के डिफरेंट शेप्स होते हैं, बट यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जो सैंड और सिल्ट होते हैं इनका जो शेप होता है दे आर मेनली स्फेरिकल और क्यूबॉइडल इन शेप. यानी स्फेरिकल यानी गोल जो स्फेयर होता है, और क्यूबिकल माने जो क्यूबॉइड जैसा होता है उस शेप में ये पाए जाते हैं. तो ये इनका शेप होता है. उसके बाद क्ले हमने देखा इसका साइज जो है लेस देन 0.002 मिलीमीटर डायमीटर होता है. और क्ले का जो स्ट्रक्चर होता है जो शेप है इट इज़ प्लेटी. प्लेटी का मतलब होता है कि इस तरह से प्लेट्स फॉर्मेशन में ये प्रेजेंट होती है. तो क्ले जो होता है इसका शेप याद रखना है, प्लेटी होता है. और क्ले में क्या होती है, हाई प्लास्टिसिटी होती है व्हेन इट मॉइस्ट. कोई भी क्ले सॉइल होती है जब वो गीली होती है उसमें वाटर जो होता है वो सॉइल को जब मॉइस्ट कर देता है उसकी प्लास्टिसिटी इंक्रीज हो जाती है. तो जो क्ले सॉइल्स होती हैं उनमें जनरली फ्लॉकुलेशन, डीफ्लॉकुलेशन और प्लास्टिसिटी जो होती है वो हाई होती है. नाउ व्हाट इज फ्लॉकुलेशन, डीफ्लॉकुलेशन एंड प्लास्टिसिटी. तो ये बहुत ही सिंपल टर्म्स हैं. फ्लॉकुलेशन का मतलब क्या होता है, व्हेन पार्टिकल्स हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैम. यानी कि एक ऐसी सॉइल को एक सॉइल है इसको हमने वाटर में डिस्पर्स कर रहा फॉर एग्जाम्पल. तो जो वाटर में हम सॉइल को डिस्पर्स कर देते हैं तो जो पार्टिकल्स होते हैं दे विल फॉर्म अ फ्लॉक बिटवीन दैम. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फ्लॉक. तो फ्लॉक का मतलब होता है क्लस्टर फॉर्मेशन हो जाएगा. ठीक है, एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये, एक पार्टिकल ये. तो आपस में इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है. ये पार्टिकल इससे लगाएगा और ये पार्टिकल इससे लगाएगा. तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इसी को बोलते हैं फ्लॉकुलेशन. और फ्लॉकुलेशन में जो सेडिमेंटेशन होता है वो फास्ट होता है. यानी एक पार्टिकल अगर नीचे सेडिमेंट होगा, नीचे सेटल हो जाएगा, तो एक पार्टिकल से बहुत सारे पार्टिकल्स कनेक्ट हैं, तो एक पार्टिकल्स के सेटल होने से सारे के सारे पार्टिकल्स भी नीचे सेटिंग डाउन हो जाएंगे. यानी यहाँ पे सेडिमेंटेशन रेट हाई होता है. ठीक है, ये होता है फ्लॉकुलेशन का मतलब. नेक्स्ट हमारा जो टर्म है दैट इज़ डीफ्लॉकुलेशन. डीफ्लॉकुलेशन का मतलब जस्ट रिवर्स होता है. डीफ्लॉकुलेशन में जो पार्टिकल्स होते हैं वो डिस्पर्स रहते हैं. मतलब ये हमारा सपोज बीकर है, इसमें हमने सॉइल ली है, वाटर लिया है, तो इसमें जो वाटर पार्टिकल्स रहते हैं वो कैसे रहेंगे, सॉइल के एक मतलब डिस्पर्स रहेंगे, दूर दूर रहेंगे, और इनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगेगा. जिसके कारण क्या है, यहाँ पे सेडिमेंटेशन का जो रेट है वो बहुत ही ज़्यादा होगा. यानी जो सेडिमेंटेशन है वो बहुत ही स्लो होगा, फास्ट नहीं होगा, धीरे धीरे होगा. एक पार्टिकल सेटल हुआ, फिर कुछ टाइम बाद दूसरा पार्टिकल होगा. प्रॉपर जो पूरे के पूरे सारे पार्टिकल्स को सेटल होने में टाइम लगेगा वो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा. यानी एक तरह का स्लो प्रोसेस होता है, जबकि फ्लॉकुलेशन में ये प्रोसेस फास्ट था. नेक्स्ट टर्म है यहाँ पे है प्लास्टिसिटी. प्लास्टिसिटी क्या होता है, प्लास्टिसिटी भी समझते हैं. प्लास्टिसिटी का मतलब होता है कि सॉइल में एक तरह की एबिलिटी होती है. ठीक है, इट इज़ अ यू कैन से इट इज़ अ एबिलिटी ऑफ सॉइल टू, this is plasticity. So plasticity means it is the ability of soil to change shape permanently when subjected to stress. means जब soil में किसी भी तरह का stress होता है, stress like water stress, okay, तो soil में जब किसी भी तरह का stress develop हो जाता है तो soil में एक ability होती है कि वो अपना shape को बदल सके, change कर ले. और change करते करते जब soil अपना shape को permanently change कर लेती है, that टेंडेंसी और दैट एबिलिटी इज रिफर्ड एज प्लास्टिसिटी. इसका मतलब सॉइल में प्लास्टिसिटी है. और देखा गया है कि जो क्ले सॉइल्स होती हैं, क्ले सॉइल्स में फ्लॉकुलेशन, डीफ्लॉकुलेशन और प्लास्टिसिटी की जो टेंडेंसी है वो शो होती है, ज़्यादा होता है. आफ्टर दैट दे हैव हाईएस्ट सरफेस एरिया सिंस सरफेस एरिया इज इन्वर्सली रिलेटेड टू द साइज. मीन्स जो क्ले का पार्टिकल साइज है बहुत छोटा है. साइज़ छोटा होने के कारण क्या है कि सरफेस एरिया यहाँ पे ज़्यादा है. सरफेस एरिया जो होता है वो इन्वर्सली रिलेटेड होता है साइज़ से. यानी अगर किसी का साइज़ बहुत छोटा है यानी उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, ये मतलब होता है. तो क्ले में ऐसे ही होता है, क्ले के पार्टिकल्स छोटे हैं, सरफेस एरिया उनका
ज़्यादा होता है। क्ले बिहेव्स लाइक अ वीक एसिड विच इज़ न्यूट्रलाइज्ड बाय द बेसिस द सर्विंग एज अ स्टोर हाउस फॉर सेवरल न्यूट्रन। क्ले में जो कोलाइड्स होते हैं, जनरली क्ले जो होते हैं निगेटिवली चार्ज होती है और वीक एसिड की तरह बिहेव करती है, लेकिन इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या होते हैं, बहुत सारे बेस होते हैं जैसे कैल्शियम, सोडियम, ये सारे जो बेस होते हैं ये उस कोलाइडल स्ट्रक्चर से आके चिपक जाते हैं उसमें, जिसकी वजह से उसका नेचर बाद में न्यूट्रलाइज हो जाता है। आफ्टर दैट ये जो साइज़ थे ये हमने डिस्कस कर रखे हैं। यहाँ पे क्ले का साइज़ बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि सबसे छोटा क्ले है तो पूछा जा सकता है सबसे छोटा क्ले है तो साइज़ कितना उसका कम होता है। आफ्टर दैट टेक्सचर ग्लासेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो सॉइल का टेक्सचर हमने अभी डिस्कस करा। सॉइल का टेक्सचर क्या होता है? सिंपल, सॉइल में सैंड सिल्ट क्ले का रिलेटिव प्रोपोर्शन कितना होता है, कितना सैंड सिल्ट क्ले से मिट्टी बनी है, दैट इज सॉइल टेक्सचर। अब यहाँ पे हमको टेक्सचर ग्लासेस स्टडी करनी है। तो अकॉर्डिंग टू USDA, दैट इज यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, यानी USDA के अकॉर्डिंग जो टेक्सचर ग्लासेस हैं, देयर आर टोटल 12 टेक्सचर ग्लासेस। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो टोटल 12 टेक्सचर ग्लासेस हैं, इसमें जो मेन है सैंड सिल्ट क्ले का परसेंटेज हमको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं इफ द सॉइल कंटेन मोर देन 85% सैंड, अगर उसमें 85% से ज़्यादा सैंड है, इट इज़ कॉल्ड सैंडी सॉइल। ठीक है, सैंडी सॉइल में 85% से ज़्यादा सैंड होगी। वैन 80% मोर सिल्ट दैन इट इज़ सिल्टी सॉइल, 80% से ज़्यादा सिल्ट है तो सिल्टी सॉइल हो जाएगी। एंड वैन मोर देन 40% क्ले द सॉइल इज क्ले परसेंट, 40% से ज़्यादा क्ले कंटेंट में वो क्ले सॉइल कहलाती है। ये जनरल थंब रूल है। इसके अलावा यहाँ पे हम टेक्सचर ग्लासेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो जो इंपॉर्टेंट टेक्सचर ग्लासेस हैं वो ये हैं। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट टेक्सचर ग्लासेस आप देख सकते हैं, ये टेक्सचर ग्लासेस हैं और इसमें हमको सैंड सिल्ट क्ले का प्रोपोर्शन जो है याद रखना है। अगर बात करें सैंड की, तो सैंड में क्या होता है कि 85 to 100% सैंड ही रहेगी, बाकी 15% सिल्ट और 10% क्ले, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लोम सॉइल को भी ध्यान रखना। लोम सॉइल में जो प्रोपोर्शन होता है सैंड सिल्ट क्ले का, वो जनरली क्या होता है, ऑन एन एवरेज इक्वली होता है। जैसे लोम सॉइल में सैंडी सॉइल्स का अगर बात करें, सैंड कंटेंट 23 to 50 है, यानी 52। ठीक है, और सिल्ट भी जो है अप्रॉक्स 28 to 50% है और क्ले जो है 27 तक है। तो अप्रॉक्सीमेटली मान सकते हैं कि लोम सॉइल में सैंड सिल्ट का प्रोपोर्शन थोड़ा ज़्यादा है और क्ले का थोड़ा कम है। तो अप्रॉक्सीमेटली ये जो सॉइल है ओवरऑल, लोम सॉइल्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती हैं और बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस में। आफ्टर दैट क्योंकि ये 12 टेक्सचर ग्लासेस होती हैं, तो यहाँ पे बाकी टेक्सचर ग्लासेस आप देख सकते हैं ये हैं। तो यहाँ पे अब जो मेन होती हैं उनका याद रख सकते हैं। सिल्ट का याद रखें, सिल्ट में कितना क्या है। ठीक है, तो सिल्ट में देख सकते हैं कि ये होता है हमारा सैंड और ये है हमारा, दिस इज सैंड, दिस वन इज सिल्ट एंड दिस वन इज क्ले। तो सिल्ट की अगर हम बात करते हैं, सिल्ट में 20% तक सैंड होती है और अबाउट 100% सिल्ट होती है, क्योंकि सिल्ट सॉइल है। और क्ले में 12% तक, यानी सिल्ट में 12% क्ले होती है। तो इसी तरह बाकी क्लासेस भी हैं। लास्ट आता है क्ले। क्ले में 40%, अभी हमने डिस्कस करा था, 40% से ज़्यादा क्ले है तो क्ले सॉइल कहलाएगी। इसमें इसमें सैंड 40 है, सिल्ट 40 है और 40 से ज़्यादा है, देखो 40 से ज़्यादा यानी 40 to 60 क्ले कंटेंट तो क्ले सॉइल कहलाती है। तो ये इंपॉर्टेंट था। उसके बाद नीचे आते हैं, देखते हैं हम, ये है हमारा सॉइल टेक्सचर ट्रायंगल। ठीक है, टेक्सचर ट्रायंगल से क्या होता है कि हम किसी भी सॉइल का जो टेक्सचर है वो डिटरमाइन कर सकते हैं ईजिली। ये जो सॉइल टेक्सचर ट्रायंगल है, इसमें क्या चीज़ मेंशन है, इसमें सबसे पहले एक ट्रायंगल होता है। ठीक है, यू कैन सी इन दिस फिगर ट्रायंगल है यहाँ पे मेंशन, और यहाँ पे जो साइड है यहाँ पे क्ले परसेंट दिया है, यहाँ पे सिल्ट परसेंट दिया है और यहाँ पे दिया है सैंड परसेंट। अब फॉर एग्जाम्पल हेयर वी टेक एन एग्जाम्पल, सपोज अ सॉइल विच कंसिस्ट ऑफ क्ले 40%, यानी एक सॉइल है जिसमें क्ले जो है उसका प्रोपोर्शन जो है 40% है, सिल्ट जो है दैट इज़ 20% और सैंड का जो अमाउंट है दैट इज़ 30%। ओके, तो क्ले जो है 40% है, तो मार्क क्ले हेयर, ये क्ले है तो क्ले की साइड से हम 40 मार्क कर, इस डायरेक्शन में जाना है हमको। आफ्टर दैट सिल्ट जो है 20% है, तो सिल्ट ये वाली साइड है, सिल्ट का 20% ये है और इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, आफ्टर द सैंड जो है 30% सैंड हेयर है, सैंड यहाँ पे है और उसका 30% कहाँ होगा,
40 और 20 के बीच में यहाँ पे हमारा 30 है, तो इसका डायरेक्शन जो है ऊपर जाएगा। तो ये जो सॉइल है वो यहाँ पे आ रही है, इनके जो पॉइंट्स मीट हो रहे हैं वो इस डायरेक्शन, इस साइड हो रहे हैं। तो यानी ये जो एरिया है ये कैसा है, सिल्ट वाला। तो ये एरिया, इसमें हम बता सकते हैं कि जो सॉइल का नेचर है वो क्या होगा। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि सॉइल का नेचर क्या होना चाहिए। तो जो सॉइल के मेन 3 क्लासेस हैं वो क्या होती हैं, सैंड, लोम एंड क्ले। यू रिमेंबर दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सैंड, लोम एंड क्ले, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉइल टेक्सचरल क्लासेस। आइडियल सॉइल जो मानी जाती है वो लोम होती है। लोम इज डिफाइंड एज अ मिक्सचर ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले पार्टिकल्स। देन दे एग्जिबिट लाइट एंड हैवी प्रॉपर्टीज ऑल अबाउट टू इक्वल प्रोपोर्शन। यानी जो लोम सॉइल होती है वो सैंड, सिल्ट, क्ले का इक्वल प्रोपोर्शन उसमें पाया जाता है। रफली इट इज़ हाफ एंड हाफ मिक्सचर ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी। लोमी सॉइल्स जो होती हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट होती हैं, क्योंकि इनमें जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी और न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू अदर टाइप ऑफ सॉइल्स। आफ्टर दैट सॉइल टेक्सचर इन्फ्लुएंस द सॉइल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। सॉइल की जो टेक्सचर होता है वो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती है बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है, इफेक्ट कर सकता है। क्ले और सैंडी का यहाँ पे थोड़ा सा कंपैरिजन दिया है, ये देख लेते हैं। क्ले और सैंडी में क्या कंपेयर है। जो क्ले होती है इट इम्पार्ट्स कोहेजन एंड स्टिकीनेस एंड फाइन टेक्सचर ऑफ द सॉइल एंड इंड्यूस रेजिस्टेंस टू द पैसेज ऑफ इम्प्लीमेंट। सिंपल अगर देखें तो क्ले सॉइल्स कैसी होती हैं, इनमें कोहेजन ज़्यादा होता है। कोहेजन का मतलब होता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द बिटवीन द सिमिलर पार्टिकल्स, यानी सेम पार्टिकल्स जो है, जैसे ये हमारी क्ले सॉइल है तो एक पार्टिकल क्ले का ये है, एक पार्टिकल क्ले का ये है, और जैसे ही हमने क्ले में वाटर ऐड करा, ये मॉइस्ट कर दिया उसको, तो इन पार्टिकल्स में अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, तो ये पार्टिकल्स आपस में अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे से चिपक जाएंगे। जिसकी वजह से क्या होता है कि जब हम कोई इम्प्लीमेंट्स यूज़ करते हैं, टिलेज कर रहे होते हैं, टिलेज के दौरान हम कुछ भी इम्प्लीमेंट यूज़ कर रहे हैं, उस टाइम पे जो सॉइल है वो क्या होगी, हैवी फील होगी, हैवी फील होती है। दैट इज़ वाई जो क्ले सॉइल्स होती हैं दे आर रिफर्ड एज हैवी सॉइल्स, इनको हम हैवी सॉइल्स के नाम से जानते हैं। जबकि जो सैंडी सॉइल्स होती हैं, अगर हम दूसरी बात करें सैंडी सॉइल्स की, तो जो सैंडी सॉइल्स होती हैं दे ऑफर अ लिटिल रेजिस्टेंस टू द इम्प्लीमेंट एंड रिफर्ड एज लाइट सॉइल्स। जबकि अगर हम सैंडी सॉइल को ही गीला करें तो सैंडी सॉइल में ऐसा नहीं होता। सैंडी सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से ज़्यादा स्टिक नहीं करेंगे, स्टिक नहीं होती है, जिसके कारण क्या होगा, हम कोई भी इम्प्लीमेंट अगर यूज़ करेंगे तो ये सॉइल जो है बहुत ही लाइट फील होती है। दैट इज़ वाई इट इज़ रिफर्ड एज लाइट सॉइल। और ये जो लाइट सॉइल हम वेट सॉइल आई मीन जो लाइट और हैवी सॉइल्स की हम बात कर रहे हैं, ये इनके वेट के हिसाब से नहीं करते कि क्ले सॉइल्स का पार्टिकल बहुत ज़्यादा भारी है दैट इज़ वाई इनको हैवी बोला गया है, या सैंडी का पार्टिकल थोड़ा हल्का है दैट इज़ वाई उसको लाइट सॉइल बोला गया है। तो ये नहीं होता। ये बेसिकली जो हम हैवी और लाइट टर्म यूज़ करते हैं ये इसीलिए यूज़ कर रहे हैं कि अगर हम गीले होने पर, अगर क्ले सॉइल गीली होती है या सैंडी सॉइल गीली होती है, गीली होने के बाद हम उसमें हम इम्प्लीमेंट अगर यूज़ कर रहे हैं तो इम्प्लीमेंट आसानी से उसमें यूज़ हो पा रहा है नहीं हो पा रहा। अगर इम्प्लीमेंट यूज़ करने के दौरान हमको हैवी फील होगा तो वो क्ले सॉइल होगी, और हमको लाइट फील हो रहा है दैन इट इज़ सैंडी सॉइल। अब इन सॉइल्स का यूज़ किन किन क्रॉप्स में होता है ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारी क्ले सॉइल होती हैं उनके लिए कौन कौन से क्रॉप सुटेबल होते हैं। राइस सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है राइस, इसको याद रखना। राइस, कॉटन को तो हम बेसिकली जो सॉइल में ग्रो करते हैं इट इज़ रिफर्ड एज ब्लैक कॉटन सॉइल। तो ब्लैक कॉटन सॉइल क्या है, वो क्ले सॉइल होती है, वर्टिसोल्स के अंदर आती है। देन सोरगम, कोरिएंडर, ये सारे जो क्रॉप्स हैं ये हैवी टेक्सचर सॉइल में ग्रो होना पसंद करते हैं। मीडियम टेक्सचर सॉइल्स जो होती हैं उसमें लोम आता है। लोम एक मीडियम टेक्सचर सॉइल है। लोम, सिल्ट, सैंडी लोम, इसमें ज़्यादातर क्रॉप्स जो होते हैं एग्रीकल्चर के इन्हीं सॉइल्स में ग्रो होते हैं, लोम सॉइल्स में। आफ्टर दैट आती है सैंडी सॉइल की बारी। सैंडी सॉइल्स या फिर लोम सैंड या सैंडी लोम, मतलब इस जिसमें सैंड कंटेंट ज़्यादा होता है, इस टाइप की जो सॉइल्स होती हैं इनको लाइट टेक्सचर सॉइल कहा गया है, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती हैं अंडरग्राउंड जो क्रॉप्स होते हैं, लाइक जो ज़मीन के अंदर होते हैं, जैसे ग्राउंड नट, इसके लिए सैंडी सॉइल अच्छी है। पोटैटो हो गया, टबैको, पर्मलेट और लेग्यूमिनस फॉडर क्रॉप्स जो होते हैं, हमारे जो लेग्यूमिनस फॉडर क्रॉप्स होते हैं उनके लिए भी सैंडी सॉइल्स होती हैं, दे आर बेस्ट। अब हमने जो सॉइल टेक्सचर था उसके बारे में बहुत कुछ कवर कर लिया है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ आती है हमारी सॉइल स्ट्रक्चर की। तो पहला हमने सॉइल टेक्सचर कवर करा। आफ्टर दैट सेकंड इम्पॉर्टेंट
फिजिकल प्रॉपर्टी आती है सॉइल स्ट्रक्चर। तो सॉइल टेक्सचर में हमने देखा कि सैंड सिल्ट का रिलेटिव प्रपोर्शन कितना होता है, लेकिन जो सॉइल स्ट्रक्चर है उसमें हम देखेंगे कि ये जो सैंड सिल्ट क्ले हमने डिस्कस करा था आगे, इनका अरेंजमेंट कैसा होता है। जो सॉइल लैटिस होता है उसमें सैंड सिल्ट क्ले का अरेंजमेंट कैसा होता है उसको बोलते हैं स्ट्रक्चर। द प्राइमरी सॉइल पार्टिकल्स विद सैंड सिल्ट क्ले आर यूजली ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म द एग्रीगेट्स। ठीक है, सैंड सिल्ट क्ले क्या करते हैं, एक एग्रीगेट फॉर्म करते हैं। Then the arrangement of primary soil particles and their aggregate into a certain defined pattern is referred as a soil texture. इन particles को, इन aggregates को soil pattern में किस तरह से arrange करा जाता है उसी चीज़ को नाम दिया गया है soil structure. ओके, इंडिविजुअल सॉइल एग्रीगेट्स को क्या बोला जाता है, जो एक अकेला एग्रीगेट होता है उसको बोलते हैं पेड्स या फिर सेकेंडरी यूनिट्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अब क्या होता है कि जो सॉइल होती है, एक हमने पढ़ा सॉइल स्ट्रक्चर, यानी सॉइल का एक डेफिनेट स्ट्रक्चर होता है, लेकिन दो फॉर्म्स ऐसी हैं जो स्ट्रक्चरलेस होती हैं। ये याद रखना, 2 forms ऑफ स्ट्रक्चरलेस कंडीशंस आर रिकॉग्नाइज। मतलब सॉइल में ऐसी 2 सिचुएशंस हैं, कंडीशंस हैं जो स्ट्रक्चरलेस हैं, जिनमें कोई स्ट्रक्चर नहीं है। तो वो 2 कंडीशन है, सिंगल ग्रेन एंड मैसिव। सिंगल ग्रेन में क्या होता है, सिंगल ग्रेन नाम से समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो सॉइल पार्टिकल्स हैं वो सिंगली प्रेजेंट होते हैं, वो आपस में स्टिक नहीं करते। पार्टिकल्स इतने अलग अलग रहते हैं कि हम उनको देख के पहचान सकते हैं कि पार्टिकल्स अलग हैं, यानी यहाँ पे हम पार्टिकल्स को आसानी से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। पार्टिकल्स आर अनअटैच, वो एक दूसरे से अटैच नहीं होते। एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये, इनमें कोई अट्रैक्शन नहीं होता, जिसकी वजह से ये पार्टिकल जो इंडिविजुअल रहता है, ये पार्टिकल भी सिंगल रहता है। तो नाम है सिंगल ग्रेन, पार्टिकल सिंगली प्रेजेंट रहते हैं, इनमें कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता, तो दैट इज वाई ये दे आर प्रेजेंट सिंगल ग्रेन। मूवमेंट ऑफ द एयर एंड कैपिलरी वाटर इज हाईएस्ट। तो इनमें क्या होता है कि जब कोई अट्रैक्शन नहीं होता तो यहाँ से एयर और वाटर ईजिली क्या है, मूव कर सकते हैं। सच स्ट्रक्चर्स आर यूजली फाउंड इन सैंडी सॉइल्स एंड अपर सरफेस ऑफ द पीडोसोल। सो तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल है सैंडी सॉइल, इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ सिंगल ग्रेन। तो सैंडी सॉइल्स के जो पार्टिकल्स हैं वो डिफरेंट मतलब डिस्टिंग्विश ईजिली कर सकते हैं और ये सेपरेट रहते हैं, इनमें कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता। इसके बाद नेक्स्ट जो स्ट्रक्चरलेस कंडीशन है दैट इज मैसिव। मैसिव का नाम से समझ में आ रहा है, मैसिव माने मास में, गुच्छे में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे इंडिविजुअल पार्टिकल्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा अडेयर क्लोजली टू ईच अदर। अडेयर क्लोजली टू ईच अदर का मतलब है कि एक दूसरे से बहुत ज़्यादा पास में, नियर में रहते हैं और ये एक मास फॉर्म कर देते हैं विच लैक्स प्लेन ऑफ वीकनेस। एक तरह का बहुत ही स्ट्रॉन्ग मास की फॉर्म करते हैं, एग्रीगेट बना लेते हैं। इसका एग्जाम्पल आता है क्ले सॉइल्स। व्हेन क्ले सॉइल्स आर प्लोर्ड ऑन द वेट कंडीशंस, मीन्स जब हम क्ले सॉइल्स को गीला कर देते हैं तो उसके पार्टिकल्स आपस में क्लोजली एडेयर हो जाते हैं, उनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स बन जाता है विच इज़ रिफर्ड एज मैसिव और puddled. Such puddled soils retain water due to the lack of pore space and they are suitable for paddy cultivation. तो हम सबको पता है, अभी हमने डिस्कस करता है पैडी कल्टीवेशन में सबसे ज़्यादा जो सॉइल्स का हम यूज़ करते हैं दैट इज़ क्ले सॉइल, जिसको हमने हैवी सॉइल्स भी नाम दिया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो 2 स्ट्रक्चरलेस कंडीशन याद रखना है, सिंगल ग्रेन एंड मैसिव। After that, soil conditions and characteristics such as water movement, heat transfer, aeration, bulk density, amount and size of pore space or porosity, availability of plant nutrient and growth of microorganism are much influenced by the soil structure. तो ये सारी physical properties जो हमने बोली हैं अभी तक, मैंने भी जो बोले थे, कौन कौन सी, वाटर मूवमेंट, ठीक है, ये सब डिपेंड करते हैं सॉइल का स्ट्रक्चर कैसा है। सॉइल स्ट्रक्चर पे ही डिपेंड करेगा कितना वाटर मूव होगा उसमें, टेम्परेचर फ्लक्चुएशन जो होते हैं, हीट ट्रांसफर, बल्क डेंसिटी जो भी हम आगे डिस्कस करेंगे, पोर स्पेस यानी पोरोसिटी, और प्लांट्स की न्यूट्रेंट की जो अवेलेबिलिटी रहती है वो सब जो है वो डिपेंड करेगी सॉइल स्ट्रक्चर्स पे। In fact, the important physical changes imposed by the farmer, like plowing, cultivating, drainage, liming, and manuring his land, are structural rather than textural. मीन्स कह सकते हैं कि जो स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सारी एक्टिविटीज़ के थ्रू अफेक्ट होती है, यानी जो स्ट्रक्चर होता है दे आर नॉट परमानेंट, दे कैन बी चेंज। जैसे हमने सॉइल टेक्सचर में देखा था कि सॉइल टेक्सचर जो है वो चेंज नहीं हो सकता, लेकिन सॉइल स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत ही बार पूछा जाता है कि सॉइल टेक्सचर को चेंज कर सकते हैं या सॉइल
स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं। तो राइट आंसर है सॉइल टेक्सचर जो है परमानेंट फॉर्म रहता है, वो बेसिक फॉर्म है, इसको चेंज नहीं करा जा सकता, लेकिन सॉइल स्ट्रक्चर को हम चेंज कर सकते हैं बाय दीज एक्टिविटी। अगर हम उसमें प्लोइंग करते हैं, कल्टिवेटिंग या ड्रेनेज कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो सॉइल का जो स्ट्रक्चर है दे कैन बी ऑल्टर्ड, दे कैन बी चेंज। द नेक्स्ट सब हेडिंग इज सॉइल फॉर्मेशन यानी सॉइल स्ट्रक्चर फॉर्मेशन। अब सॉइल का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे तैयार हुआ है। तो अभी हमने सॉइल का स्ट्रक्चर देखा, मींस सॉइल में जो सैंड सिल्ट क्ले का प्रोपोर्शन है दैट इज टेक्सचर, लेकिन जो सॉइल में सैंड सिल्ट क्ले है वो अरेंज कैसा है, उस अरेंजमेंट को हमने नाम दिया सॉइल का स्ट्रक्चर। और सॉइल स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज द एग्रीगेट फॉर्मेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द अमाउंट एंड नेचर ऑफ कोलॉइडल क्ले। ये सीधा निर्भर करता है कोलॉइडल क्ले पे, मिट्टी में कोलॉइडल क्ले का अमाउंट कितना है और किस नेचर का कोलॉइडल क्ले है उस पर निर्भर करता है। इसके बाद जो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कैटाइंस की, द नेचर ऑफ एड्सॉर्ब कैटाइन ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड इट। तो कैटाइंस का जो एड्सॉर्प्शन रहता है क्ले कोलॉइडल्स पे, सपोज ये क्ले का पार्टिकल है, इस पे कौन कौन से आके इसमें मतलब आई मीन टू से दैट कि इसमें कौन कौन से जो एलिमेंट्स हैं कैटाइंस हैं जो पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं वो कैसे इसमें आके चिपक जाएंगे, इसके संग इसके सरफेस में एड्सॉर्ब हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कैल्शियम पॉजिटिव का मतलब है कैल्शियम टू पॉजिटिव एंड हाइड्रोजन प्लस ब्रिंग अबाउट बेटर एग्रीगेशन। अगर क्ले में कैल्शियम और हाइड्रोजन आयंस का एड्सॉर्प्शन होगा तो ये बेटर एग्रीगेशन फॉर्म करेंगे एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम एंड पोटेशियम। Then wetting of clay particles with a liquid like water is required to form aggregate because water movement show dipole movement. We all know water में dipole movement show होता है जिसके कारण वो strong aggregate form करने के लिए अच्छा होता है। इसके अलावा जो सिस्क्यू ऑक्साइड्स होती हैं, हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था सिस्क्यू ऑक्साइड्स का मतलब होता है सिंपली आयरन और एल्यूमिनियम की ऑक्साइड। तो जो सिस्क्यू ऑक्साइड्स होते हैं दे ऑल्सो फॉर्म अ वेरी गुड टाइप ऑफ एग्रीगेट, यानी सीमेंटिंग एजेंट्स होते हैं जो कि प्रॉपर सीमेंटिंग एजेंट का मतलब होता है कि बाइंड करने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये सीमेंटिंग एजेंट का काम करते हैं सिस्क्यू ऑक्साइड्स और ये बहुत अच्छा एग्रीगेट फॉर्म करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। आफ्टर दैट एग्रीगेट्स फॉर्म्ड विद सिस्क्यू ऑक्साइड्स आर मोर स्टेबल देन दोज फॉर्म्ड बाय सिलिकेट क्ले। तो ये इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ सिस्क्यू ऑक्साइड्स हैं यानी आयरन एल्यूमिनियम की ऑक्साइड्स जो हैं वो अच्छा एक एग्रीगेट फॉर्म करने के लिए मानी जाती हैं, यानी वो जो एग्रीगेट फॉर्म करती हैं दे आर मच मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू सिलिकेट क्ले। तो ये इंपॉर्टेंट है। दैन कोलॉइडल ऑर्गेनिक मैटर इज मोर इफेक्टिव इन फॉर्म ऑफ एग्रीगेट देन क्ले। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो कोलॉइडल ऑर्गेनिक मैटर है वो ज़्यादा इफेक्टिव रहता है एज कम्पेयर टू क्ले इन द फॉर्मेशन ऑफ एग्रीगेट। तो हमने देखा कि किस तरह से जो एग्रीगेट का फॉर्मेशन है वो होता है। इसमें याद रखना है एग्रीगेट फॉर्मेशन डिपेंड करता है कोलॉइडल क्ले पे कि क्ले में किस तरह से कैटाइंस एड्सॉर्ब रहते हैं, एड्सॉर्ब होंगे और एक एग्रीगेट फॉर्म करते हैं। और सिस्क्यू ऑक्साइड एक तरह का सीमेंटिंग एजेंट है जो कि बाइंड करने का काम करते हैं और एग्रीगेट फॉर्म करने के लिए बहुत ही बेटर माने जाते हैं। अब देखना है टाइप्स ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर। तो सॉइल स्ट्रक्चर के जो टाइप्स हैं वो हमें डिस्कस करने हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या लिखा है थ्योरी में। इट रिफर्स द शेप एंड अरेंजमेंट ऑफ एग्रीगेट्स। एग्रीगेट्स का शेप और अरेंजमेंट को ही हम बोला गया है टाइप ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर। देन जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं उनका जो शेप, साइज और ओरिएंटेशन होता है सबका अलग अलग होता है। अगर जनरल बात करें तो यहाँ पे लिखा है इन जनरल 3 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर्स आर रिकॉग्नाइज। 3 ब्रॉड कैटेगरीज जो हैं दे आर सिंगल ग्रेन, मैसिव एंड एग्रीगेट। सिंगल ग्रेन अभी हमने पीछे पढ़ा था, ये स्ट्रक्चरलेस कंडीशन होती है और मैसिव भी एक स्ट्रक्चरलेस कंडीशन होती है। तो सिंगल ग्रेन में जो पार्टिकल्स हैं वो सिंगली इंडिविजुअली प्रेजेंट है, इनमें कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। जबकि मैसिव में क्या था, मैसिव को हम ये सिंगल ग्रेन्ड हो गया और ये मैसिव वाली कंडीशन है। मैसिव वाली कंडीशन में जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा हो और ये एक एग्रीगेट की फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। इनके बीच में कंडीशन आती है एग्रीगेटेड की। एग्रीगेटेड जो है वो इंटरमीडिएट है, इट इज़ अ इंटरमीडिएट बिटवीन सिंगल ग्रेन्ड एंड मैसिव कंडीशन। उसके बाद यहाँ पे हमको मेन डिस्कस करना है शेप्स ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर। सॉइल के स्ट्रक्चर्स कितने टाइप्स के होते हैं, तो 4 डिफरेंट टाइप्स के सॉइल स्ट्रक्चर देखे गए हैं।
सॉइल में जो डिफरेंट 4 स्ट्रक्चर्स हैं दे आर प्लेटी, प्रिज्म, ब्लॉक एंड स्फीरॉइडल। तो प्लेटी का मतलब क्या होता है, नेम से भी क्लियर है, प्लेटी का मतलब होता है प्लेट फॉर्मेशन। फिगर आप देख रहे हैं ना, ये प्लेट फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। प्लेट फॉर्मेशन कैसे होता है, जैसे एक प्लेट है उसके ऊपर दूसरी प्लेट हॉरिजेंटली अरेंज होती हैं आपस में, इसको बोलते हैं प्लेटी। मीन्स पैड्स आर अरेंज इन रिलेटिवली थिन हॉरिजेंटल लेयर, ठीक है। बहुत पतली पतली हॉरिजेंटल लेयर्स होती हैं, एक के ऊपर एक अरेंज होती हैं, दे आर रिफर्ड एज प्लेटी स्ट्रक्चर। और प्लेटी स्ट्रक्चर की जो सॉइल्स होती हैं वो कहाँ पाई जाती हैं, जनरली जो बी हॉरिजन्स होती हैं, जो बी हॉरिजन वाली सॉइल होती हैं, ठीक है, वहाँ पे जो वर्जिन सॉइल्स होती हैं वहाँ पे ये पाई जाती हैं। इट अकर्स इन द रिसेंटली डिपॉजिट क्ले सॉइल सरफेस लेयर ऑफ वर्जिन सॉइल्स एंड ऑल्सो इन सबसॉइल लेयर ऑफ बी हॉरिजन्स। तो जो वर्जिन सॉइल्स होती हैं, अब आप सोच रहे हैं वर्जिन सॉइल्स क्या होती हैं, वर्जिन सॉइल्स वो सॉइल्स होती हैं जो कल्टीवेशन के लिए सुटेबल नहीं होती। द सॉइल्स विच आर नॉट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन दे आर रिफर्ड एज वर्जिन सॉइल। फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट सॉइल, जो जंगल की जो मिट्टी होती हैं, फॉरेस्ट सॉइल वो कैसी होती हैं, दे आर परफेक्ट एग्जाम्पल्स ऑफ वर्जिन सॉइल। वर्जिन सॉइल मीन्स दे आर नॉट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन। तो वहाँ पे इस तरह का प्लेटी स्ट्रक्चर जो है पाया जाता है। सेकंड है प्रिज्म लाइक स्ट्रक्चर। प्रिज्म लाइक स्ट्रक्चर जो है, इसमें भी अगेन 2 कैटेगरीज आ जाती हैं, प्रिज्मेटिक और कॉलमनर की। तो पहले यहाँ पे देखते हैं कि ये क्या है। वर्टिकली ओरिएंटेड एग्रीगेट्स और पिलर्स, ये जनरली पिलर्स की फॉर्म में पाए जाते हैं। ये भी अगेन बी हॉरिजन्स में पाए जाती हैं, जो भी एरिड और सेमी एरिड रीजन्स की बी हॉरिजन वाली जो लेयर होती हैं वहाँ पे पाई जाती हैं। हमने जो हॉरिजन्स डिस्कस करी थी प्रीवियस पार्ट में, सबसे ऊपर होती ओ, फिर नीचे होती ए, फिर उसके बाद इनोवेशन होता है, फिर आती है बी। और वैसे ए और बी के बीच में जो ई है, तो इनके बीच में भी एक लेयर होती है, इसको ए बी या फिर ई बी बोलते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद तो आती है हमारी सी, दैन हमारे आते हैं बेड रॉक्स, ठीक है। तो ये हमने प्रीवियस पार्ट में डिस्कस करा था। तो ये जो बी हॉरिजन है ये यहीं पे प्रिज्म लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। प्रिज्म लाइक में भी 2 कंडीशन है। अगर प्रिज्म का टॉप फ्लैट होगा, यू कैन सी हियर इन दिस फिगर्स का टॉप है फ्लैट है, देन रिफर्ड एज प्रिज्मेटिक। और अगर इसका टॉप पोर्शन राउंड होता है इस तरह से, देन इज रिफर्ड एज कॉलमनर स्ट्रक्चर। तो ये प्रिज्म लाइक स्ट्रक्चर में 2 कंडीशन है, प्रिज्मेटिक और कॉलमनर की। ब्लॉक लाइक में क्या होता है, ब्लॉक शेप्स बन जाते हैं। ओरिजिनल एग्रीगेट्स हैव बीन रिड्यूस्ड टू ब्लॉक रेगुलरली 6 फेस्ड क्यूब्स लाइक ब्लॉक्स। तो इसमें इस तरह का क्यूब लाइक ब्लॉक्स बन जाता है, जो कि 2 to 8 सेंटीमीटर साइज का होता है कॉमनली, एंड इट इज इन हैवी सबसॉइल particularly of humid regions and in upper part of the B origin। तो humid region की जो सॉइल होती है जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, वहाँ पे बी हॉरिजन्स में भी ये इस तरह की जो स्ट्रक्चर्स हैं सॉइल की वो फॉर्म हो जाता है। इन क्यूब लाइक ब्लॉक स्ट्रक्चर एजेस आर शार्प एंड रेक्टेंगुलर फेसेस डिस्टिंक्ट। तो ये इसके एग्जांपल्स हैं कि किस तरह से शेप जो है वो अपेयर होते हैं। दे आर ब्लॉकी क्यूब लाइक शेप्स एंड दे आर ब्लॉकी सब एंगुलर्स। के जो एंगल्स हैं वो एकदम शार्प नहीं है, सब एंगुलर्स हैं। इसके अलावा यहाँ पे शार्प जो होती हैं एजेस आर शार्प एंड रेक्टेंगुलर फेसेस। जो यहाँ पे देखो ये एजेस हैं, ये शार्प एजेस हैं, जबकि यहाँ पे एंगुलर्स हैं। तो ये होता है ब्लॉक लाइक स्ट्रक्चर। और लास्ट आता है स्फीरॉइडल। स्फीरॉइडल का जो स्ट्रक्चर है दे आर मीन्स की जो स्फेयर फॉर्म में होते हैं, इसको ग्रैन्यूल्स कहा जाता है। यहाँ पे पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। राउंडेड एग्रीगेट्स ऑफ पैड्स आर नॉट मोर देन 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। ज़्यादा बड़े नहीं होते 2 सेंटीमीटर से। और ये कहाँ पाए जाते हैं, लूज कंडीशन ऑफ ए हॉरिजन्स। जो ए हॉरिजन होती है वहाँ पे दिखाई देते हैं स्फीरॉइडल स्ट्रक्चर्स। स्फीरॉइडल स्ट्रक्चर्स में हम इनको ग्रैन्यूल्स बोलते हैं, दे आर रिफर्ड एज ग्रैन्यूल्स। सच यूनिट्स आर ऑर्डिनरी कॉल्ड ग्रैन्यूल्स एंड व्हेन ग्रेन आर यूजली स्पेशली पोरस दैन टर्म्स क्रम्स। यानी अगर ये ग्रैन्यूल्स जो होते हैं इनमें पोर होते हैं, पोरस होगा, पोरस का मतलब पोर्स होते हैं, दे आर रिफर्ड एज क्रम्स। तो पोरस कंडीशन को क्रम्स कहा जाता है। तो ये था स्फीरॉइडल स्ट्रक्चर एंड इट्स अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फरो स्लाइस एंड सब्जेक्ट टू वाइड एंड रैपिड चेंज
फॉर द फार्मर क्रम्स एंड ग्रैनुलर स्ट्रक्चर इज फेवरेबल फॉर द प्लांट ग्रोथ। तो क्रम स्ट्रक्चर जो होता है वो फार्मर उसी को प्रेफर करते हैं बिकॉज इसमें जो ड्रेनेज होता है और इरिगेशन होता है वो ईजी होता है। अगर वाटर हम ड्रेन करें तो उसमें पोर्स वाली सॉइल होगी, वो ईजिली वाटर जो है उसमें पास होगा, रिटेन भी रहेगा, ठीक है। दैट इज़ वाई दिस इज द रीज़न वाई फार्मर्स लव दिस टाइप्स ऑफ सॉइल। फॉर्मेशन ऑफ क्रम्स इज मोर प्रोमिनेंट इन क्ले सॉइल्स दैन इन सैंडी सॉइल। तो क्रम्स का फॉर्मेशन क्ले सॉइल में ज़्यादा होता है। क्ले, ह्यूमस एंड लाइम इन द सॉइल प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ क्रम्स। तो किसी भी सॉइल में अगर क्ले, ह्यूमस या लाइम कंटेंट ज़्यादा होता है उसमें क्रम फॉर्मेशन अच्छा होता है और जनरली क्ले सॉइल्स में क्रम फॉर्मेशन ज़्यादा देखा गया है। नेक्स्ट थिंग इज the shape, size and densities of aggregate generally vary within the profile। मीन जो सॉइल प्रोफाइल होती है, सॉइल प्रोफाइल क्या होता है, वर्टिकल सेक्शन ऑफ द सॉइल। तो ये सॉइल का वर्टिकल सेक्शन है जहाँ पे डिफरेंट लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पे भी क्या होता है कि जो सॉइल प्रोफाइल जो हम कह रहे हैं उसमें भी जो एग्रीगेट फॉर्मेशन होता है उनका शेप, साइज और डेंसिटी जो होती है वो वेरी करती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बताया गया है, दो रीजन को लेके बताया गया है। एक है यहाँ पे हमारा एरिड रीजन और दूसरा है ह्यूमिड टेम्परेट रीजन। तो एरिड रीजन में देखा गया है द प्रोफाइल इन सेमी एरिड रीजन। सेमी एरिड रीजन की बात कर रहे हैं। सेमी एरिड रीजन में जो ए प्रोफाइल होती है वो है, ये ए है, इसको सपोज बी मान लेते हैं बी। तो जो सेमी एरिड रीजन्स होता है वहाँ पे क्या होता है, जो ए हॉरिजन्स होती है दे आर ग्रैनुलेटेड। वहाँ पे ग्रैन्यूल्स फॉर्म वाली जो सॉइल है यानी शेप है वो पाए जाते हैं, जबकि बी हॉरिजन जो होती है प्रिज्मेटिक होती है। प्रिज्मेटिक का मतलब कि होता है प्रिज्म फॉर्म में पाए जाएंगे, इस तरह से प्रिज्म फॉर्म में बी हॉरिजन पाई जाती है। इस तरह की कंडीशन जो होती है सेमी एरिड में होती है। दूसरा यहाँ पे बताया गया है ह्यूमिड टेम्परेट रीजन में कैसी कंडीशन है। तो ह्यूमिड टेम्परेट रीजन का भी हम देखते हैं, ये ए है ये बी है। ह्यूमिड टेम्परेट रीजन में भी जो ए सॉइल्स होती हैं ए हॉरिजन की वो ग्रैनुलर होती हैं, जबकि बी जो होते हैं वो the A horizons are granulated but B horizons are platy और blocky in structure। या तो ये platy होगी या फिर blocky होगी, blocks बने होंगे इस तरह से। ये कंडीशन होती है ह्यूमिड एरियाज की। ओके, आफ्टर दैट एक और क्लासिफिकेशन है यहाँ पे, अदर क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर। पर ये क्लासिफिकेशन इतना ज़रूरी नहीं है जितना ज़रूरी हमने पहले वाला डिस्कस करा था। यानी जो सॉइल का स्ट्रक्चर हमने डिस्कस करा था शेप के अकॉर्डिंग वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। वेल, यहाँ पे हम सॉइल को डिवाइड क्लासीफाई करेंगे ऑन द बेस ऑफ क्लीवेज कि सॉइल्स हैव डेफिनेट क्लीवेज या फिर सॉइल जिनमें डेफिनेट क्लीवेज नहीं है, इनडेफिनेट है। तो डेफिनेट क्लीवेज और इनडेफिनेट क्लीवेज दो कैटेगरीज हैं। डेफिनेट क्लीवेज है तो यहाँ पे सबसे पहले क्लीवेज का मतलब क्या है वो समझते हैं। क्लीवेज का मतलब होता है टेंडेंसी ऑफ अ क्रिस्टलिन सबस्टेंस। जो भी क्रिस्टलिन सबस्टेंस होता है उसमें कितनी टेंडेंसी है कि वो आप जब स्प्लिट हो, जब वो टूटता है टुकड़ों में स्प्लिट होता है तो उसमें क्लीवेज सरफेस कैसा है, ठीक है। मीन टेंडेंसी ऑफ अ क्रिस्टलिन सबस्टेंस टू स्प्लिट इनटू फ्रैगमेंट्स बाउंडेड बाय प्लेन सरफेस। यानी जब वो टूट जाए तो उनका जो सरफेस है वो प्लेन रहना चाहिए। दैट इज मीनिंग ऑफ क्लीवेज। तो उस क्लीवेज के अकॉर्डिंग जिसमें डेफिनेट क्लीवेज होता है उसमें 3 कैटेगरीज आती हैं। और ये क्लीवेज भी जो है इसका जो तरीका होता है क्लीवेज का वो भी अलग होता है। जैसे कुछ जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, आई मीन कुछ सॉइल पार्टिकल्स में जो क्लीवेज होता है या तो वो वर्टिकली होता है या तो वो हॉरिजेंटली होगा या फिर वर्टिकल और हॉरिजेंटल दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। तो वर्टिकल क्लीवेज देखा गया है प्रिज्मेटिक और कॉलमनर स्ट्रक्चर में, और हॉरिजेंटल क्लीवेज शो होता है प्लेटी और लैमिनार में। जो प्लेटी स्ट्रक्चर होता है वो इसी तरह होता है, और लैमिनार क्या होता है जब प्लेट्स बहुत ज़्यादा थिन होती हैं, थिन प्लेट्स को नाम दिया लैमिनार। तो लैमिनार खुद ही हॉरिजेंटली अरेंज होती हैं तो उनमें जो क्लीवेज होगा वो हॉरिजेंटल होता है। प्रिज्मेटिक और कॉलमनर लंबे लंबे होते हैं, इसका जो क्लीवेज होगा वो ऐसी होगा वर्टिकली। और जिसमें दोनों आते हैं, एक कैटेगरी है जिसमें दोनों आते हैं, मीन सॉइल स्ट्रक्चर्स विद बोथ वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल क्लीवेज जिसमें मिक्स्ड होता है, उसमें हमारा आता है ब्लॉकी स्ट्रक्चर। जो ब्लॉकी स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसको आपका स्ट्रक्चर देखा था ब्लॉकी, जिसमें एकदम शार्प एजेस होती, तो इसमें हम हॉरिजेंटली भी कर सकते हैं और वर्टिकल क्लीवेज भी कर सकते हैं। नट लाइक स्ट्रक्चर, नट लाइक क्या स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, एक तरह का ब्लॉकी स्ट्रक्चर होता है, लेकिन ब्लॉक्स जब बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं उन्हीं का नाम होता है नट लाइक स्ट्रक्चर, जो कि बी हॉरिजन्स में पाए जाते हैं। दैन ग्रैनुलर, जो ग्रैनुलर शेप्स होती हैं वो कैसी होती हैं, गोल होती हैं, स्फेरिकल होती हैं ग्रैनुलर। इनको भी हम
वर्टिकल भी कट कर सकते हैं और हॉरिजॉन्टली भी कट कर सकते हैं। फिर क्रम्स स्ट्रक्चर भी वही ग्रैनुलर फॉर्म में आ गए, पर यहाँ पोरस होते हैं। तो ये ब्लॉकी और ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स जो होते हैं इनमें हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल क्लीवेज दोनों कर सकते हैं। अब आती है सॉइल्स हैविंग इनडेफिनेट क्लीवेज। इनडेफिनेट क्लीवेज में दो एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, मैसिव ग्रेन स्ट्रक्चर और सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर। तो ये भी हमने पीछे पढ़ा था, सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर जिनमें कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, पार्टिकल सिंगली ही रहते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ये इनडेफिनेट क्लीवेज, यहाँ पे हम कैसे क्लीवेज करते हैं, इनडेफिनेट रहती है। मैसिव में भी इनडेफिनेट। सिंगल वाले का एग्जांपल में हमने देखा था सैंडी सॉइल, इसका एग्जांपल भी याद रखना है। सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर का एग्जांपल में आती है सैंडी सॉइल, और मैसिव के एग्जांपल्स में आती हैं हमारी क्ले सॉइल। नाउ आफ्टर दैट लार्ज मास ऑफ सॉइल एग्रीगेट्स आर कॉल्ड क्लॉट्स। क्लॉट्स क्या होते हैं, जो बहुत बड़े बड़े मिट्टी का ढेला होता है, एग्रीगेट होता है, दैट इज रिफर्ड एज क्लॉट। आफ्टर दैट सॉइल क्लास, सॉइल स्ट्रक्चर क्लासेस। सॉइल की जो स्ट्रक्चर क्लासेस हैं वो क्या होती हैं, तो सॉइल की 5 स्ट्रक्चर क्लास होती हैं। ये जो पोर्शन है इसके बाद ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है सॉइल स्ट्रक्चर में, पर आप देख लें कौन कौन सी 5 इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ फाइन, मीडियम, कोर्स एंड वेरी कोर्स। तो इतनी 5 इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। देन सॉइल स्ट्रक्चर ग्रेड्स आते हैं। इट रिफर्स टू द डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, कितना एग्रीगेशन हो चुका है, दैट इज रिफर्ड एज ग्रेड्स। दैट इज डिग्री ऑफ इंटर एग्रीगेशन, एडिशन एंड टू एग्रीगेट स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे 4 ग्रेड्स देखने को मिलते हैं। स्ट्रक्चरलेस में हम पढ़ चुके हैं, सिंगल ग्रेन मैसिव, ये एक ग्रेड है। वीक ग्रेड क्या मतलब है, पुअरली फॉर्म पैड्स, यानी इसमें जो पैड फॉर्मेशन होता है सॉइल वो वीक होती है। मॉडरेट का मतलब है कि मॉडरेट ड्यूरेबल पैड्स। दैन स्ट्रॉन्ग का मतलब कि जो पैड्स हैं दे आर मोर ड्यूरेबल। तो ये 4 ग्रेड्स हैं, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ से है, दैट इज अ फैक्टर अफेक्टिंग सॉइल स्ट्रक्चर। अभी तक हमने सॉइल स्ट्रक्चर में क्या देखा कि सॉइल का जो स्ट्रक्चर है दैट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ सैंड, सिल्ट, क्ले, ठीक है। उसका शेप्स हमने डिस्कस करते, 4 शेप्स इंपॉर्टेंट हैं वो चारों। उसके बाद ये फैक्टर्स इंपॉर्टेंट, तो 5 फैक्टर्स हैं जो सॉइल के स्ट्रक्चर को अफेक्ट कर सकते हैं। देखो अभी हमने सॉइल टेक्सचर पढ़ता, वहाँ पे हमने फैक्टर्स डिस्कस नहीं करे। रीज़न इज़ कि जो सॉइल टेक्सचर है वो कैसी प्रॉपर्टी है, सॉइल टेक्सचर एक परमानेंट प्रॉपर्टी है, बेसिक प्रॉपर्टी जो बदलनी नहीं जा सकती, जिस पे कोई फैक्टर वर्क नहीं करता। लेकिन सॉइल का स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है, इस पे बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं। तो 5 फैक्टर्स हमको पढ़ने। पहला है सॉइल मैनेजमेंट। ये बहुत ज़रूरी फैक्टर है कि हम सॉइल को कैसे मैनेज करेंगे। अगर हम सॉइल को अच्छे से मैनेज करेंगे, प्रॉपर उसकी टिलेज करेंगे, उसमें ऐसे क्रॉप्स ग्रो करेंगे जो उसकी न्यूट्रेंट को मेंटेन करेंगे, क्रॉप रोटेशन करेंगे, तो सॉइल एग्रीगेट्स फॉर्मेशन अच्छा होगा, सॉइल स्ट्रक्चर अच्छा होगा। सेकेंड फैक्टर है एडसॉर्ब कैटाइंस। यहाँ पे है कि सोडियम एंड पोटेशियम आयन डिस्पोज द सॉइल वाइल कैल्शियम बेरियम हैव फेवरेबल इफेक्ट ऑन द एग्रीगेशन। यानी जो सोडियम पोटेशियम होते हैं ये आयंस जो होते हैं सॉइल में डिस्पर्स हो जाते हैं। डिस्पर्स होने का मतलब यहाँ पे क्या है, अगर हम साइंटिफिक इसको बोलें, डिस्पर्स का मतलब होता है डीफ्लोकुलेशन। यहाँ पे डीफ्लोकुलेशन होता है, ठीक है। जबकि कैल्शियम और बेरियम जो है ये क्या करते हैं, ये एग्रीगेट फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, यानी यहाँ पे फ्लोकुलेशन होता है। एग्रीगेट फॉर्मेशन जो होता है दैट इज रिफर्ड एज फ्लोकुलेशन। अभी पीछे मैंने आपको ये दोनों टर्म्स का मतलब समझाया था, फ्लोकुलेशन क्या है, डीफ्लोकुलेशन क्या है। एग्रीगेट फॉर्म हो रहा है यानी फ्लोकुलेशन हो रहा है, और एग्रीगेट डिस्पर्स होगा, डिस्पर्स माने टूट जा रहा है, तो वो डीफ्लोकुलेशन कहलाएगा। तो सोडियम पोटेशियम डीफ्लोकुलेशन में हेल्प करते हैं, जबकि कैल्शियम बेरियम फ्लोकुलेशन में हेल्प करते हैं। इसके अलावा जो सॉल्ट्स होते हैं, सॉल्युबल सॉल्ट्स भी क्या करते हैं, फ्लोकुलेशन को इफेक्ट करेंगे। यानी अगर कोई सॉइल है, मिट्टी में सॉल्युबल सॉल्ट ज़्यादा है तो फ्लोकुलेशन भी उसमें ज़्यादा होगा, ये मतलब है। आफ्टर दैट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे वर्क करते हैं। फॉर एग्जांपल फिलामेंटस फंजाई है या फिर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ये ऑर्गेनिक मैटर है, ये क्या करता है सॉइल के पार्टिकल्स के संग बाइंड हो जाएगा, तो इसकी वजह से भी सॉइल स्ट्रक्चर जो है इम्प्रूव हो जाता है। इसके अलावा सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, अर्थवॉर्म, इंसेक्ट्स, ये क्या करते हैं सॉइल में रेंगते रहते हैं, बोरो बनाते हैं, मूव करेंगे, तो इसकी वजह से भी उसके बाद उनका एक्सक्रीटा भी सॉइल में ऐड होता है, जिसकी वजह से ऑर्गेनिक मैटर भी सॉइल में इनरिच होगा, सॉइल स्ट्रक्चर इम्प्रूव हो जाता है। आफ्टर दैट फोर्थ फैक्टर इज द वेरिएशन ऑफ सॉइल मॉइस्चर। सॉइल का जो मॉइस्चर है वो भी अलग अलग होता है, कभी सॉइल गीली होती है, कभी ड्राई होती है। तो ड्राई सॉइल्स क्या होती हैं, ड्राइंग ऑफ सॉइल फॉर्म क्रैक्स। फॉर एग्जांपल जैसे क्ले होती है, क्ले मिट्टी में क्या होती है, स्वेलिंग एंड श्रिंकिंग प्रॉपर्टी होती है, यानी गीली होगी तो
बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाएगी और सूखने के बाद बहुत ज़्यादा ड्राई होने के बाद क्रैक्स फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि सॉइल के मॉइस्चर की वजह से अफेक्ट हो जाती हैं। लास्ट फैक्टर जो है फिफ्थ वन इज़ द इन्फ्लुएंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक मैटर बेटा, ऑर्गेनिक मैटर जो होता है, यू ऑल नो व्हाट इज ऑर्गेनिक मैटर। जो भी प्लांट एनिमल का डिकम्पोज मैटर है दैट इज रिफर्ड एज ऑर्गेनिक मैटर। अब क्या होता है यहाँ पे, बाइंडिंग इफेक्ट, वाटर होल्डिंग पोरोसिटी एंड पोरोसिटी इंक्रीज बाय एडिंग ऑर्गेनिक मैटर टू द सॉइल। ऑर्गेनिक मैटर के डालने से, ऐड करने से बाइंडिंग इफेक्ट और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी और पोरोसिटी जो है बढ़ जाती है। रिमेंबर दिस, ऑर्गेनिक मैटर ऐड करने से वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ी और सॉइल में पोरोसिटी बढ़ गई। पोरोसिटी का मतलब है जो पोर स्पेस वाला पोर्शन होता है वो इंक्रीज हो जाता है। सीमेंटिंग एक्शन ऑफ ह्यूमस इज इक्विवेलेंट टू द सर्टेन इनऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक आयरन ऑक्साइड्स। ठीक है, यानी सिस्की ऑक्साइड्स हमने देखा था, सिस्की ऑक्साइड्स वही सेम इफेक्ट जो है ह्यूमस भी क्रिएट करती है। जैसे आयरन एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स जो हैं वो सीमेंटिंग एजेंट का काम करते हैं, जस्ट लाइक दैट ह्यूमस भी क्या करती है, एक सीमेंटिंग एजेंट का काम करती है। पॉलीवेलेंट इनऑर्गेनिक कैटायंस एग्जाम्पल बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम कॉज फ्लोकुलेशन। तो फ्लोकुलेशन क्या, कौन कौन से एटम्स आयंस करते हैं, बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। तो ये सब क्या करते हैं, दे कॉज फ्लोकुलेशन विच एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन ऑर्गेनिक मैटर एंड सॉइल क्ले। सपोज ये हमारी सॉइल है और ये ऑर्गेनिक मैटर है, तो इनके बीच में जो फ्लोकुलेशन का काम होता है, एक फ्लोकुलेशन एक ब्रिज बना लेता है, यानी सॉइल के कुछ आयंस जो है यहाँ पे फ्लो करेंगे, यहाँ से वहाँ फ्लो करेंगे, तो ये ब्रिज क्रिएट हो जाता है। और ये ब्रिज जो होता है इनकी वजह से क्रिएट होता है, बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, क्योंकि फ्लोकुलेशन में हेल्प करते हैं। देयर इज ओनली वन प्रैक्टिकल वे टू इम्प्रूव द सॉइल स्ट्रक्चर, दैट इज बाय एडिंग ऑर्गेनिक मैटर टू द सॉइल। तो ऑर्गेनिक मैटर ऐड करके हम सॉइल का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत हद तक इम्प्रूव कर देते हैं। तो ये सॉइल स्ट्रक्चर हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं अपनी थर्ड प्रॉपर्टी में। थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी जो है सॉइल की, दैट इज सॉइल की फिजिकल पार्टिकल डेंसिटी, या फिर पार्टिकल डेंसिटी को एक नाम और है रियल स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो ये डिस्कस करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है पार्टिकल डेंसिटी। तो डेंसिटी का मतलब क्या होता है, नॉर्मली हमने स्कूल में जब मैथ्स पढ़ी थी डेंसिटी का हम लिखते थे मास अपॉन वॉल्यूम। यहाँ पे जो मास होता है वो जनरली यहाँ पे इस केस में ग्राम में होता है और वॉल्यूम होता है हमारा क्यूबिक सेंटीमीटर में, या फिर एक और यूनिट है इसकी मेगाग्राम अपॉन क्यूबिक मीटर, ये इसकी यूनिट है। ठीक है, तो थ्योरी क्या है वो देखते हैं यहाँ पे। इट इज़ द मास और वेट ऑफ अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड्स। ये शब्द इसमें यहाँ याद रखना, इसमें हम वॉल्यूम किसका ले रहे हैं, सॉइल सॉलिड का वॉल्यूम ले रहे हैं। एंड इज डिनोटेड बाय पीडी और डीपी। ठीक है, इसको हम प्रीवियसली क्या बोलते थे, ये नाम पुराना नाम है इसका रियल स्पेसिफिक वैल्यू। आज हम इसको पार्टिकल डेंसिटी बोलते हैं, लेकिन प्रीवियसली हम इसको रियल स्पेसिफिक वैल्यू बोलते हैं। ये टर्म याद रखना है। अब जो मोस्ट ऑफ द मिनरल सॉइल्स होती हैं, मिनरल सॉइल्स हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, मिनरल सॉइल्स क्या होती हैं जिसमें लेस देन 20% ऑर्गेनिक मैटर होता है, तो ये होती है मिनरल सॉइल। मिनरल सॉइल्स की जो पार्टिकल डेंसिटी होती है वो कितनी रहती है, 2.6 to 2.75 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, या फिर इसको मेगाग्राम पर क्यूबिक मीटर में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कन्वर्जन फैक्टर आप याद रख सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, पर ये वैल्यूज़ याद रखना बहुत ज़रूरी है कि मिनरल सॉइल की पार्टिकल डेंसिटी कितना होता है। और फॉर जनरल कैलकुलेशन के लिए हम यूज़ करते हैं 2.65 ग्राम पर क्यूबिक मीटर, ये जनरल वैल्यू होती है पार्टिकल डेंसिटी की। ओके, इसके अलावा नॉर्मल क्या होता है कि पार्टिकल डेंसिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर अभी हमने देखा था कि ऑर्गेनिक मैटर ऐड करने से सॉइल की जो पोरोसिटी है वो बढ़ जाती है, सॉइल स्ट्रक्चर इंप्रूव होता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी इंक्रीज होती है। तो ऑर्गेनिक मैटर की जो पार्टिकल डेंसिटी है वो कम है थोड़ी, 1.1 to 1.4 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये याद रखना है मिनरल सॉइल का कितना है, ऑर्गेनिक मैटर का कितना है। और इसके बाद पार्टिकल डेंसिटी किस किस पे डिपेंड करती है, मेनली डिपेंड करती है केमिकल कंपोजिशन एंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ द मिनरल पार्टिकल। इन दो चीज़ों पे यही डिपेंड करती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द पार्टिकल डेंसिटी। अगेन वी रिवाइज कि हमने पार्टिकल डेंसिटी में क्या देखा। पार्टिकल डेंसिटी का मतलब होता है मास ऑफ अ सॉइल अपॉन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड। यहाँ पे हम सॉइल के सॉलिड्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज द पार्टिकल डेंसिटी। आफ्टर दैट मिनरल सॉइल की पार्टिकल डेंसिटी 2.6 के आसपास होती है और नॉर्मली हम 2.65
मान के चलते हैं ऑर्गेनिक मैटर की 1.1 to 1.4, और जस्ट हम इस वैल्यू का आधा कर दें, 2.6 का जस्ट आधा करो तो क्या मिलेगा हमको 1.3 मिलेगा, और 1.3 होती है बल्क डेंसिटी। अब बल्क डेंसिटी आगे पढ़ते हैं। बल्क डेंसिटी हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ गई है। बल्क डेंसिटी ऑल्सो रिफर्ड एज एपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी। बल्क डेंसिटी का मतलब होता है कि यहाँ पे हम, बल्क का मतलब होता है इकट्ठा, होल। यहाँ पे हम सॉइल का हर एक चीज़ का वॉल्यूम को कैलकुलेट करने में यूज़ करते हैं। मीन्स मास ऑफ सॉइल ये रहता है। वॉल्यूम किसका लेंगे? ड्राई सॉइल इंक्लूडिंग बोथ सॉलिड एंड स्पेस। प्रीवियस चैप्टर नहीं, इसी चैप्टर में हमने देखा था कि सॉइल के 4 कंपोनेंट होते हैं, मिनरल मैटर, ऑर्गेनिक मैटर एंड एयर और वाटर। मिनरल मैटर जो होता है 45% होता है, ऑर्गेनिक मैटर 5% होता है, और जो वाटर और एयर होते हैं जो कि इंटरचेंजेबल होते हैं, उनका जो अमाउंट होता है दैट इज़ 20 to 30%। ठीक है, तो यहाँ पे जो बल्क डेंसिटी होती है, यहाँ पे हम सॉइल सॉलिड्स में सॉलिड्स और स्पेस यानी पोर स्पेस का भी वॉल्यूम इंक्लूड करते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि जो आपको रिलेशन याद रखना है कि जो बल्क डेंसिटी होती है इट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द पोरोसिटी और पोर स्पेस। यानी अगर किसी मिट्टी में पोर स्पेस ज़्यादा है तो उसकी बल्क डेंसिटी कम होगी, और अगर किसी मिट्टी में पोर स्पेस कम है तो उसकी बल्क डेंसिटी ज़्यादा होगी। इन्वर्सली रिलेटेड है। यही कंसेप्ट हमको क्ले और सैंडी सॉइल के लिए पढ़ना है। तो आपको पता है कि क्ले सॉइल कैसी होती है? क्ले सॉइल एकदम फाइन होती है। ठीक है, फाइन टेक्सचर्ड सॉइल्स लाइक क्ले, सिल्ट, लोम एक्स्ट्रा हैव लो बल्क डेंसिटी एंड देन सैंडी सॉइल ड्यू टू हाई पोर स्पेस। अब क्ले सॉइल का पोर स्पेस ज़्यादा होता है, दैट इज वाई इसकी बल्क डेंसिटी कम होती है। सॉइल विद हाई प्रोपोर्शन ऑफ पोर स्पेस ऑफ सॉलिड्स हैव लो बल्क डेंसिटी, और इंक्रीज इन पोर स्पेस डिक्रीज इन बल्क डेंसिटी। ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि पोर स्पेस ज़्यादा है तो बल्क डेंसिटी डिक्रीज होगी। इन्वर्सली रिलेट रखते हैं। ठीक है, क्ले में पोर स्पेस ज़्यादा है तो बल्क डेंसिटी कम है, सैंड में पोर स्पेस ज़्यादा नहीं होता तो उसकी बल्क डेंसिटी ज़्यादा होती है। रिमेंबर दैट सैंडी सॉइल्स की बल्क डेंसिटी जो है वो ज़्यादा होती है और क्ले की बल्क डेंसिटी कम होती है। आफ्टर दैट बल्क डेंसिटी ऑफ जनरल सॉइल कैलकुलेशन जो हम यूज़ करते हैं दैट इज़ 1.33 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा भी है इट इज़ जस्ट हाफ ऑफ पार्टिकल डेंसिटी। पार्टिकल डेंसिटी हमने कितनी पढ़ी थी? 2.6 का जस्ट आधा करो तो हमें मिल जाएगा 1.3। तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना इसमें। पार्टिकल डेंसिटी बड़ी होती है और बल्क डेंसिटी थोड़ी उसकी वैल्यू छोटी होती है। देन आफ्टर दैट सम फैक्टर्स लाइक डीपर द प्रोफाइल हायर द बल्क डेंसिटी। अगर हम प्रोफाइल में ज़्यादा अंदर जाएं यानी ए हॉरिजन से अगर हम नीचे की हॉरिजन में आएँ तो उसकी जो नीचे वाली हॉरिजन है उसकी बल्क डेंसिटी इंक्रीज होती है। द रीज़न आर लो कंटेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, लेस एग्रीगेशन, रूट पेनिट्रेशन एंड कॉम्पैक्शन कॉज बाय ओवरलाइंग लेयर्स वेट। ठीक है, तो ये इसका रीज़न हो गया। आफ्टर दैट क्रॉपिंग इंक्रीज द बल्क डेंसिटी ऑफ द टॉप सॉइल इन ऑल केसेज वाइल पोर स्पेस डिक्रीज प्रोपोर्शनली। तो अगर हम क्रॉप्स लगाते हैं, क्रॉप जैसे ऊपर वाली हॉरिजन है हमारी ए हॉरिजन, उसमें हमने क्रॉप प्लांट करे हैं तो क्रॉप से भी क्या होता है कि बल्क डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। आफ्टर दैट बल्क डेंसिटी का यहाँ पे फॉर्मूला आपको गिवन है, वेट ऑफ सॉइल डिवाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड एंड पोर स्पेस। ये इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला। पार्टिकल डेंसिटी का क्या होगा? पार्टिकल डेंसिटी में पोर स्पेस हट जाएगा। अगर सिंपल वेट ऑफ सॉइल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है तो ये हमारी होगी पार्टिकल डेंसिटी। लेकिन बल्क डेंसिटी की अगर हम बात करें तो बल्क डेंसिटी में हमारा आ जाएगा सॉइल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स एंड पोर। आफ्टर दैट यहाँ पे हमको एक रिलेशन याद रखना है। ठीक है, कि इनके बीच में क्या रिलेशन होता है। तो उसका जो रिलेशन है वो कैसे निकालते हैं? यहाँ पे लैट मान रखा है, लैट WS जो है वेट ऑफ ओवन ड्राई सॉइल है, VS वॉल्यूम है ओवन ड्राई सॉइल का, VP वॉल्यूम है पोर्स का। तो हमने पार्टिकल डेंसिटी और बल्क डेंसिटी का फॉर्मूला समझ रखा है। वी ऑल नो पार्टिकल डेंसिटी जो होती है वेट ऑफ सॉइल यानी ओवन ड्राई सॉइल अपॉन वॉल्यूम ऑफ ओवन ड्राई सॉइल, ये हमारी पार्टिकल डेंसिटी है। तो यहाँ से वेट ऑफ सॉइल कितना निकल कर आएगा तो हम इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। यू ऑल नो दिस मच मैथ्स। ठीक है, आपको इतनी मैथ्स आनी चाहिए। देन आफ्टर दैट बल्क डेंसिटी क्या है? बल्क डेंसिटी में से वेट ऑफ सॉइल को नीचे हम क्या डिवाइड करेंगे? सॉलिड्स का वॉल्यूम भी और पोर्स का वॉल्यूम भी। तो यहाँ से भी हम वेट ऑफ सॉइल को निकाल लेंगे इस तरह से। तो दो इक्वेशंस हमारी, इन दोनों के इक्वेशंस को हम आपस में इक्वेट कर देंगे। एंड आफ्टर दैट व्हाट वी गेट
वी गेट दिस। इस तरह से हमने इक्वेट करा तो हमको ये फॉर्मूला जनरेट होके मिल जाएगा। और यहाँ पे हम इसको कह सकते हैं कि ये जो चीज़ है इसको बोलते हैं परसेंट सॉलिड स्पेस, और जो परसेंट सॉलिड स्पेस का फॉर्मूला आता है इसको आप डायरेक्ट इसी को याद रख लीजिए, दैट इज़ बल्क डेंसिटी अपॉन पार्टिकल डेंसिटी इनटू 100। कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि बल्क डेंसिटी ऊपर आता है, पार्टिकल डेंसिटी कहाँ आता है। तो इट इज़ वेरी सिंपल। जब हम ABCD पढ़ते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अगर हम अरेंज करें तो अल्फ़ाबेटिकली B कम्स फर्स्ट, तो B कम्स अप, आफ्टर दैट P। ओके, तो ये बल्क डेंसिटी ऊपर आएगी, पार्टिकल डेंसिटी नीचे आएगी, इनटू कर दो 100 से, दैट्स बिकम द परसेंट सॉलिड स्पेस। और परसेंट सॉलिड स्पेस में से अगर हमको परसेंट पोर स्पेस निकालना है तो हमको यहाँ पे 100 से माइनस करना होगा इस पूरे वैल्यू को। ठीक है, 100 से अगर हम पूरा सॉलिड स्पेस माइनस करेंगे तो वी गेट परसेंट पोर स्पेस। तो ये दोनों फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आफ्टर दैट कुछ यहाँ पे सॉइल के जो पोर स्पेस है उसका परसेंट दिया है। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्ले में वी ऑल नो क्ले में पोर स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, 50 to 60%। लोमी में थोड़ा कम है, 30 to 50%। सैंडी में तो बहुत ही कम है, 20 to 30%। तो यहाँ पे आप नीचे से याद करना स्टार्ट करो, सैंडी से याद करते हैं। सैंडी में 20 से 30% ही पोर्स होते हैं। अब यहाँ पे जो वैल्यू ख़त्म हुई है वो 30 में ख़त्म हुई है, तो लोमी का हम कहाँ से याद करेंगे, 30 से 50 लोम और 50 से 60 क्ले में। रिमेंबर दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टेबल। और वी ऑल नो उसके बाद हमको यहाँ पे जो पढ़ना है वो दो टाइप्स के पोर्स पढ़ने हैं। सॉइल में दो तरह के पोर्स पाए जाते हैं, मैक्रो पोर्स एंड मैक्रो एंड माइक्रो। तो माइक्रो माने छोटे पोर्स, मैक्रो माने बड़े पोर्स। अब इसकी जो वैल्यू है वो हम किस वैल्यू पे लेके चलते हैं, 0.06%, आई मीन 0.06 mm डायमीटर। तो अगर इस वैल्यू से छोटा पोर होगा, यानी 0.06 mm से पोर्स छोटे हैं, लेस हैं, तो वो कहलाएंगे माइक्रो पोर्स। और अगर इस वैल्यू से यानी 0.06 mm से ज़्यादा हैं, मोर हैं, तो वो कहलाएंगे मैक्रो पोर्स। ठीक है, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हेयर। एंड वन मोर थिंग दैट क्रॉपिंग, अगर हम किसी सरफेस में सॉइल में क्रॉप्स ग्रो करते हैं तो क्रॉपिंग करने से क्या होता है, इट रिड्यूस द परसेंटेज ऑफ मैक्रो पोर्स। यानी क्रॉपिंग, अगर हम कुछ क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं उससे मैक्रो पोर्स का जो अमाउंट है वो रिड्यूस हो जाता है। वो अमाउंट रिड्यूस हो जाएगा तो हमारे सारे के सारे पोर्स कन्वर्ट हो जाएंगे माइक्रो पोर्स में, यानी मैक्रो पोर्स खत्म हो जाएंगे, माइक्रो पोर्स बन जाएंगे। और माइक्रो पोर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर द मूवमेंट ऑफ एयर एंड वाटर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, मैक्रो पोर्स माइक्रो पोर्स का साइज ध्यान रखना है। और ये जो पोर स्पेस पाया जाता है, 3 टाइप की सॉइल है, क्ले, लोम, सैंडी, ये ध्यान रखना है। और इनका क्या रिलेशन बनता है बल्क डेंसिटी से, वो भी याद रखना है। अभी हमने देखा था कि पोर स्पेस ज़्यादा है, देख लीजिए पोर स्पेस ज़्यादा है तो यहाँ पे बल्क डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। और सैंडी का पोर स्पेस सबसे कम है तो इसका मतलब इसकी बल्क डेंसिटी ज़्यादा होगी। ये रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद जो बचा हुआ चैप्टर, रिमेनिंग चैप्टर विल बी कवर्ड अंडर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो।